मैं हूं राहुल पटेल और स्वागत करता हूं आपका ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग यहां पर अभी तक क्लास 10 फिजिक्स को कवर कर रहे थे। आज के बाद बच्चों हम लोग यहां पे क्लास 9 को भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10 का लेक्चर रिकॉर्ड किया और उस पर जो है बहुत सारे 9th वाले बच्चे कॉमेंट कर रहे थे, सर 9th का वीडियो लेक्चर कब आएगा। तो बच्चों आज के बाद से आपका इंतजार खत्म हुआ। अब हम लोग रेगुलरली जो है 9th के भी वीडियोज फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सभी के आ रहे हैं। बाकी मैं आपका फिजिक्स का टीचर राहुल सर, तो मैं फिजिक्स के वीडियो लगातार लाता रहूंगा। तो आई होप बच्चों, अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले बच्चों हम लोग आपका जो चैप्टर होगा, पहला चैप्टर वो होगा मोशन। लेकिन बच्चों हो क्या रहा है कि अभी अपन थोड़ा लेट हो चुके हैं, तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, टर्म 2 के सिलेबस को पहले कवर कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ज्यादातर जगह जो है टर्म 1 का सिलेबस ऑलरेडी हो रखा है, तो इसीलिए अपन टर्म 2 से ही स्टार्ट करें। बाकी मैं उसके जो आपके मोशन वगैरह के जो है उसके वीडियो अभी समय मिलते ही हम लोग अपलोड करते रहेंगे। बाकी आप इन पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो चैप्टर होने वाला है वो है क्या, ग्रेविटेशन। ठीक है, काफी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप लोग ग्रेविटेशन का नाम सुन रखा है, ठीक है, किसी के लिए ये नया नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने न्यूटन का नाम सुन रखा है, बाकी आपने प्लैनेट वगैरह ये सभी के नाम सुन रखे हैं, वो कैसे मूव करते हैं ये सभी आप लोग सुन रखे हैं। तो जिन बच्चों को भी कुछ भी नहीं पता चल रहा है, मैं उसके हिसाब से बात करता हूं। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशन है, पहले इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बच्चों बहुत पहले, बहुत पुराने टाइम पे जो अपने एस्ट्रोलॉजर थे, या बोल ले कि फिलोसोफर, उस टाइम पे फिलोसोफर बोले जाते थे ज्यादातर, कि जो फिलोसोफर है वो रात को जब देखते थे, मून को देखते थे, सन को देखते थे दिन में, या जितने स्टार्स है उनको देखते थे, ये सभी मतलब प्लेनेट या स्टार या सैटेलाइट जो भी वो देखते थे, तो इनके बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि ये क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके से मूव करते हैं, इन सब की जानकारी वो इकट्ठा करना चाहते थे। ठीक है, तो इस चक्कर में बहुत से फिलोसोफर बहुत अलग अलग थियरीज दिए। ठीक है, उनमें से जो है कुछ के जो है थियरीज काफी पॉपुलर हुई, उसी को हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, तो अपन में पहले हम इंडिया की बात कर लेते हैं बच्चों। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा फेमस हुए वो थे आर्यभट्ट। आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चों, जिन्होंने जीरो का खोज किया था। ठीक है, तो उनकी भी थियरी मतलब काफी ज्यादा फेमस थी। उन्होंने क्या बताया था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करती है। जबकि बचपन में बच्चों अपने को पता नहीं चल रहा था कि क्या सन मींस अर्थ भी मूव करती है। ठीक है, लेकिन बाद में अपन अब पढ़ रहे हैं तो पता चला कि नहीं, अर्थ भी मूव करती है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट ने। बाकी वरहमीरा है ना, बहुत से जो इंडियन साइंटिस्ट थे या फिलोसोफर थे, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दे रखे थे। बट इन लोगों का काम जो है बच्चों ज्यादा फेमस नहीं हुआ। ठीक है, उस टाइम पे, है ना, क्योंकि इंडिया में ये था बच्चों की ज्यादा फेमस नहीं होता था, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं होते थे। लेकिन जो अपन बात करने वाले हैं वो ज्यादातर फॉरेन। तो फॉरेन में सबसे पहले जो किसी का काम फेमस हुआ था तो वो हुआ था क्लॉडियस टोलेमी का। क्लॉडियस टोलेमी बताया, सबसे पहले इन्होंने ये एक थ्योरी दी कि जो अर्थ है वो क्या है, सेंटर में है। बाकी जितने भी प्लेनेट हो गए, मींस मार्स, जुपिटर, ये सब, बाकी सैटेलाइट में मून की बात कर ले, और सन, इवन सन, ये सभी क्या करते हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और अर्थ जो है सेंटर में है। तो अर्थ क्या है, सेंटर में। तो अर्थ मींस जियो और सेंटर में तो सेंट्रिक। तो इन्होंने क्या दिया, जियो सेंट्रिक मॉडल दिया है। ठीक है, क्या है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये आपका जियो सेंट्रिक मॉडल में अर्थ आपका क्या है, सेंटर में है, और बाकी मून हो गया, इधर आपका देखो सन है, बाकी मरकरी, वीनस, ये सभी क्या कर रहे हैं, सन मींस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ऐसा किसने बताया था बच्चों, क्लॉडियस टोलेमी ने। ठीक है, जो कि ये थियरी बच्चों क्या था, कुछ साल तक तो सही था। ठीक है, मींस जब तक कौन नहीं आया था, दूसरे साइंटिस्ट क्या थे, निकोलस कोपरनिकस। इनके पहले तक ये क्या था, सही था, और लोग ये इन्हीं को मानते थे। इवन बच्चों शायद बाइबल में भी ये चीज बता दिया गया है कि जो है अर्थ सेंटर में था और बाकी चीजें। तो फिर जब कोपरनिकस आए, है ना, तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, इसका उल्टा होता है कि सन जो है क्या है अपना, वो रेस्ट में है, और बाकी जितने प्लैनेट है ना,
वो सभी क्या करते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं, और सन क्या है आपका सेंटर में है। तो इन्होंने कौन सा लॉ दिया आपका बच्चों, या मॉडल दिया, हेलियोसेंट्रिक, है ना, कि सन क्या है सेंटर में। तो बच्चों लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं था, बहुत साल तक मींस लोग एक्सेप्ट नहीं किए। फिर उसके बाद फिर अपने आए गैलीलियो, है ना, गैलीलियो जिन्होंने क्या किया, टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, ठीक है। तो वो उन्होंने टेलीस्कोप से देखा, फिर वो पता किए, तो वो फिर से वो इस थ्योरी का काफी सपोर्ट किए। तो जिसके वजह से गैलीलियो को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था बच्चों। इवन गैलीलियो को तो शायद जेल में कुछ दिन के लिए डाल दिया गया था, कि ये मतलब जेल में इसीलिए क्योंकि बाइबल में ये लिखा गया है कि जी अर्थ जो है सेंटर में है, लेकिन वो इसके उल्टा बता रहे हैं कि नहीं, अर्थ सेंटर में नहीं है, ये क्या है, सन सेंटर में है। तो उसका अपोज कैसे कर सकते हैं आप, जो हमारे मतलब बाइबल को, ठीक है, इसीलिए। तो बच्चों लेकिन वो बाद में, साइंस तो साइंस है बच्चों, ये लिखने से थोड़ी होता है, ये तो आपका एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इसी पे बेस्ड है। जो सही है उसको कुछ दिन बाद तो सही बोलना ही पड़ेगा। तो बाद में फिर आपके और भी लोगों ने फिर क्या किया, इसी थ्योरी का सपोर्ट किया, ठीक है, किसकी, कि जो सन है आपका क्या है, सेंटर में है, और बाकी जितने प्लैनेट्स हैं ये इसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं या मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो सबसे ज्यादा फिर इंपॉर्टेंट जिसका काम हुआ था बच्चों, वो था टाइको ब्राहे, ठीक है। इन्होंने क्या किया बच्चों, ये काफी जो है फेमस थे उस टाइम पे। तो और इनके जो किंग थे, इनको क्या किया, बहुत सारे पैसे दिए, ठीक है, और इनके अपना ये एक ऑब्जर्वेटरी बनाए, ठीक है। वहां से ये क्या करते थे, हर एक टाइम पे अलग अलग प्लेनेट को नोट करते थे, अलग अलग मीन्स आपके सन को नोट करते थे, सभी को ये क्या करते थे, नोट करते थे अलग अलग टाइम पे, और उसके हिसाब से वो रीडिंग लिए और क्या कुछ डायग्राम या कुछ मैप बनाए, ठीक है। और उसका मीन्स ये अपने थ्रू आउट द लाइफ जो है ज्यादातर यही काम किए, ठीक है। लेकिन इससे कोई रिजल्ट वो नहीं बता पाए, तब तक शायद उनकी डेथ हो गई। लेकिन फिर इन्हीं का एक स्टूडेंट थे, कौन, जोहानस केपलर बच्चों, क्या, जोहानस केपलर, आपने उनका नाम सुन रखा है, केपलर का, जो क्या थे, इन्हीं के असिस्टेंट बोल लो या स्टूडेंट बोल लो, ठीक है, टाइको ब्राहे के। तो जब उन्होंने क्या किया, वो सभी मैप लिया, उन सभी को रीड किया, और फिर उसके हेल्प से उन्होंने क्या किया, उनको फॉर्मुलेशन किया, मीन्स उसको फॉर्मुलेट किया। तो उन्होंने फॉर्मुलेट किया, तो उन्होंने, केपलर ने तब 3 लॉज दिए अपने, ठीक है, कि प्लेनेट कैसे मूव करते हैं, ठीक है, कि प्लेनेट सभी क्या है, सन आपका सेंटर में है, और सभी प्लेनेट आपका क्या है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। जब अभी अपन इसको डिटेल में देखेंगे बच्चों, सन अगर आप इलिप्टिकल बोल रहे हैं तो सेंटर में नहीं बोल सकते, अपन बोलते हैं कि फोसाई पे, कि क्या है, सभी प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, और सन जो है इसके एक फोसाई पे या फोकाई पे रहता है, ठीक है। बाकी अभी अपन जो है बच्चों केपलर्स के तीनों लॉ को आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर केपलर ने जो 3 लॉ दिया बच्चों ना, उसको रीड करा किसने, न्यूटन ने, क्या, न्यूटन ने रीड किया, और न्यूटन ने फिर इनकी लॉ को यूज करके, इनकी थियरी को यूज करके क्या दिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने, ठीक है ना। तो उस टाइम पे बच्चों इसी पे बात चल ही रहा था, क्या, कि जो जब इन्होंने बोला ऐसा कि जो सभी प्लेनेट है क्या इलिप्टिकल या सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करते हैं, तो अपने को पता है बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर या इलिप्टिकल ऑर्बिट, अभी के लिए अपन हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि आप लोगों के मीन्स आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, मान लेते ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव करना चाह रहा है, तो इसको क्या चाहिए, एक सेंटर की और फोर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, है ना, मींस एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, कि अगर जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा तब तक ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। इसी तरीके से इलिप्टिकल पाथ के लिए भी उसको एक सेंटर की ओर फोर्स चाहिए ही, ठीक है बच्चों। तो बात वही आई, तो जो न्यूटन थे बच्चों इसी बात पे वो रिसर्च कर रहे थे कि कौन सा वो फोर्स है जो कि सभी प्लेनेट को सन के अराउंड क्या कर रखा है, बांध रखा है ना। तो इसी पे वो रिसर्च कर रहे थे। तो फिर उन्होंने फिर एक बार देखा वही कि एप्पल ट्री से एक एप्पल नीचे गिरा, और फिर तब उनके दिमाग में आया क्या, ये ये वही फोर्स तो नहीं है जिसके वजह से ये एप्पल नीचे गिरा, है ना, जिसके वजह से सभी प्लेनेट या सभी जो हैं वो मींस सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या यही वो फोर्स नहीं है। तब उन्होंने अपना दिमाग लगाया और फिर
इनके कैपलर्स के लॉ को यूज किया और फिर उन्होंने क्या दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला बच्चों, इन्होंने ये बोला न्यूटन ने कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास मास है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं बोला बच्चों कि इस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं अपन, केवल अर्थ पे नहीं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर उनके पास मास है तो वो क्या होंगे, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ही। जैसे कि आप देखे हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ते हो तो वो अर्थ पे गिरता है ना। तो वो किसके वजह से है, अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो सर मेरे पास भी मास है, आपके पास भी मास है, कोई बच्चा बोल सकता है ना, तो क्या अपन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? हाँ बच्चों, अपन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो सर फिर ये अपन दोनों अट्रैक्ट कैसे नहीं हुए? तो बच्चों ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। या फिर मैं एग्जांपल के लिए बात कर लूं कि बच्चों ये आपका बोर्ड है, पैनल है ना, इसका मास होगा, हाँ सर। मेरा मास है, हाँ सर। तो सर मेरे और पैनल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है। तो बट सर आप और पैनल तो चिपक नहीं जा रहे, है ना, ऐसे चिपक नहीं जा रहे। क्यों नहीं चिपक रहे बच्चों? क्योंकि मेरा मास और फिर जो इसका पैनल का जो मास है, इनके वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ना वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम, इससे वो पता भी नहीं चलता। इसीलिए तो आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके घर का दीवार आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपके बेड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, हर एक चीज, आपके अलमीरा, सब चीज आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप किसी की तरफ मूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन सभी के द्वारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत वीक है। ठीक है, अपन अभी देखने वाले हैं। तो बच्चों फिर उन्होंने फिर ये ऐसा बोल देने से ही बस नहीं है ना, जो थ्योरी है बच्चों वो साइंटिस्ट लोग केवल बोल देते नहीं थे, है ना। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है भैया अट्रैक्ट करते हैं और उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो बताओ फिर वो फोर्स कैलकुलेट करना होगा, तो उसका कोई उपाय है? तो न्यूटन बोले हाँ बिल्कुल है, देखिए ना। तो उन्होंने बताया बच्चों, क्या उन्होंने फिर वही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। वो बोले कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है वो उन ऑब्जेक्ट के मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के, और बाकी जो उनके जो बीच का जो सेपरेशन होता है बच्चों उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर ये पता नहीं क्या क्या बोल दिया आप। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बच्चों। क्या अपन ले लेते हैं दो ऑब्जेक्ट, एक मास m1 का, एक मास m2 का, और बच्चों यहाँ पे अपन को क्या करना है, अपन या तो पॉइंट मास माने या तो एक स्फेरिकल मास माने, तो सेंटर टू सेंटर। ठीक है, क्या मैंने बोला पॉइंट मासेज, है ना। तो उन्होंने पॉइंट मासेज के लिए दिया, या फिर अगर स्फेरिकल साइज का कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी है, उसके लिए फिर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो मैंने बोला दो ऑब्जेक्ट है m1 और m2 मास के, और उनके बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो कितना है, r, या उनके सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। तो मैंने बोला इनके पास मासेज है तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और ये बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, ये इनके सेंटर से सेंटर जो ज्वाइन करता है लाइन, उसी के अलोंग एक्ट करता है हमेशा। तो ये क्या करेगा, m1 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, m2 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, विद अ फोर्स। ठीक है, अपन बोल सकते हैं। और ये दोनों फोर्स क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, बस डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। ये m1 इधर अट्रैक्ट कर रहा है, m2 इधर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों इन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। वो बोले कि ये जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इन दोनों के प्रोडक्ट मासेस के प्रोडक्ट के। तो इनका मास बच्चों है m1 m2, इनका प्रोडक्ट मैंने किया, उसके क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि m1 और m2 में से मैं किसी का भी मास बढ़ाऊंगा, है ना, क्या मैं मास इनमें से किसी का भी बढ़ाऊंगा तो फोर्स क्या होगा, उसी रेशियो में बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर मैं m1 को क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल, है ना। या केवल m2 को मैं डबल करूं तो भी फोर्स क्या हो जाएगा, डबल। लेकिन मैं बच्चों एक साथ m1 और m2 दोनों को डबल कर दूं, मतलब इसको भी 2 गुना कर दूं और इसको भी 2 गुना कर दूं, तो फोर्स जो है बच्चों 2 × 2, ये भी डबल हुआ, ये भी डबल हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स।
तो जो फोर्स बढ़ेगा बच्चों इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये फोर्स कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, आई होप बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको समझ में आ रहा है। मतलब जो हाल इधर होने वाला है वही हाल इधर होने वाला है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर इसका उल्टा बच्चों कि मैं अगर मासेस को कम करूंगा तो फोर्स भी इनके बीच में जो लगने वाला होगा वो क्या होगा, कम होने लगेगा पहले के कंपेयर में। ठीक है, फिर दूसरा उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बच्चों की 1 में है ना, क्या उसके स्क्वायर के, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का उसके स्क्वायर के। ये क्या मतलब है सर, पहले तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस बढ़ा है, मतलब ऑब्जेक्ट को मैं दूर किया तो डिस्टेंस बढ़ा, तो फोर्स क्या होगा बच्चों, कम होगा। क्या, कम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो हाल इधर होगा इसका उल्टा हाल इधर होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखो यहाँ पे क्या, मैंने अगर सपोज करो बच्चों इनको क्या था, इनको डबल डिस्टेंस पे कर दिया, ये पहले जितने डिस्टेंस पे थे उसके डबल डिस्टेंस पे अभी कर दिया मैंने, तो ये क्या होगा बच्चों, तो उस टाइम पे अब डबल का स्क्वायर होगा बच्चों ना, मीन्स 1 में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 है ना। तो आप बताओ बच्चों, ये अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये फोर्स क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, स्क्वायर टाइम्स। इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि पहले के कंपेयर में 1/4 रह जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस को 3 गुना कर दूं बच्चों, तो अब क्या होगा, 9 टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि पहले का कंपेयर का 1/9 हो गया, F/9 बोल सकते हैं। ठीक है, इसका बच्चों एक और दूसरे तरीके से सर पास लाइए, तो अगर बच्चों ये जितने डिस्टेंस पे है उसके मैं आधे डिस्टेंस पे कर दूं, आधे डिस्टेंस करने का मतलब बच्चों कि पहले तो मैंने डिस्टेंस कम किया तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। और कितने से बढ़ेगा, तो आधा किया मतलब 2 के स्क्वायर मीन्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ जाएगा, और साथ में ये स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, इसमें बच्चों डबल कर रहे थे एक को, किसी एक की बात कर रहा हूं, अगर किसी एक को डबल कर रहे थे तो ये भी डबल हो रहा था, लेकिन बच्चों यहाँ पे डबल कर रहे हो तो ये 1/4 हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, और साथ में इनवर्सली है, तो इसीलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो अपन इसको एक साथ मिला के भी लिख सकते हैं बच्चों, क्या, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन में R²। ठीक है, तो अपने को पता है बच्चों फिजिक्स में जब कभी भी प्रोपोर्शनल साइन, ये क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और इक्वल का साइन आएगा तो उसके लिए एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, क्या, एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट बच्चों बहुत स्पेशल कांस्टेंट आता है जिसका हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। क्या, कैपिटल G से, और ये क्या हो जाता है M1 M2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, अपन ये क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा इस कैपिटल G के बारे में और बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, यहाँ पे आपका कैपिटल G क्या है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना। क्या बच्चों, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का अलग से नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में, तो जी आपका क्या है बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, GRAVI ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, जी क्या है आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो जिसकी वैल्यू होती है बच्चों G = 6.67 इंटू
10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर बच्चों इसका यूनिट है। अभी अपन चलो बच्चों इसका यूनिट डिराइव भी करना सीखेंगे, ठीक है, भारी काम नहीं है। हाँ, ये आपका किस में है बच्चों, एसआई यूनिट, क्या एसआई यूनिट में, या एमकेएस भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसको सीजीएस यूनिट में कितना होगा सर, सीजीएस में आपका क्या होगा बच्चों 6.67 इंटू 10⁻⁻8 हो जाता है बच्चों। आप क्या करोगे, न्यूटन को कर लो डाइन में, ठीक है, मीटर को कर लो सेंटीमीटर में, और केजी को कर लो केजी स्क्वायर है बच्चों, है ना, तो केजी को बदल लो ग्राम में, तो वो क्या आने वाला बच्चों -8 आएगा, ठीक है। और ये क्या होगा डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ग्राम का स्क्वायर। आई होप बच्चों डायन पता होगा, आपका फोर्स का यूनिट होता है सीजीएस, ठीक है। अब चलो बच्चों बात कर लेते हैं कि सर ये जो आपने न्यूटन मीटर अपॉन केजी स्क्वायर वो निकाला कैसे। तो अभी मैंने बताया बच्चों आपको क्या, F इक्वल जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया वो क्या दिया, G m1m2 अपॉन में R का स्क्वायर। और बच्चों अब इसका उल्टा करो, अपन को क्या किसके साथ डील करना है बच्चों, G के साथ। तो G को एक साइड रखो और बाकी सबको दूसरे साइड भगाओ। तो क्या करना होगा बच्चों, तो देखिए ये R जो है डिनोमिनेटर में, मैं इसको इधर भेजूंगा लेफ्ट में, है ना, R को मैं इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और m1 m2 इधर देखो बच्चों क्या है मल्टीप्लाई में है G के साथ, तो इस साइड आके डिवाइड में, तो मैं R को F के साथ मल्टीप्लाई कर रहा बच्चों, तो क्या हो जाएगा FR स्क्वायर। चलो मैं बारी बारी से कर देता हूँ, हो गया। अब अपने को m1 m2 भी नहीं चाहिए, केवल G चाहिए अकेले, तो क्या हो गया FR स्क्वायर अपॉन में m1 m2, और ये क्या बच गया बच्चों कैपिटल G इक्वल। तो इसका मतलब हम कैपिटल G को यहाँ पे बच्चों क्या आ गया आपका FR स्क्वायर अपॉन में m1 m2, FR स्क्वायर अपॉन में m1 m2। तो अब बच्चों आप यूनिट लिखना शुरू करो। तो इसका देखो बच्चों क्या है, फोर्स को किस में मेजर करते हैं बच्चों, न्यूटन में। R क्या है बच्चों, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन है, तो उसका ऐसा यूनिट सेपरेशन होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर m1 m2, ये m1 मास का ऐसा यूनिट बच्चों केजी, इसका भी केजी, तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा केजी का स्क्वायर। तो यही मैंने लिखा था बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर। यही अगर सीजीएस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन का डाइन कर लेंगे, मीटर का सेंटीमीटर कर लेंगे, और केजी को ग्राम में कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों कैपिटल जी की आप वैल्यू याद रखोगे, और साथ में इसका यूनिट, कई बार बच्चों इसका यूनिट पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको आप प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, आपको ये वैल्यू तो याद रखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। आई होप आपको ये याद रह जाएगा। हाँ बच्चों, फिर इसकी वैल्यू सर आया कहाँ से था, तो बच्चों कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली सर कैसे निकालते हैं, तो बच्चों ये देखो अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला, क्या आया है G इक्वल FR स्क्वायर में अपॉन m1 m2, है ना। G इक्वल क्या आया बच्चों FR स्क्वायर अपॉन में m1 m2। तो कैवेंडिश नाम के जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए, दो एक केजी के ऑब्जेक्ट ले लिए, क्या 1 kg और 1 kg, ठीक है, और इनको बच्चों कितने 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिए, ठीक है। तो अब बच्चों अब आप क्या करो, मासेज की वैल्यू 1 kg रखो और R की वैल्यू 1 रखो, तो क्या आने वाला है, तो देखो इधर क्या आ जाएगा बच्चों G F की वैल्यू आपको अभी तो नहीं पता है, यहाँ पे आप क्या है बच्चों R की वैल्यू क्या आ गया 1 का स्क्वायर, है ना, 1 मीटर का स्क्वायर, 1 kg इंटू में 1 kg, तो ये क्या बच गया बच्चों G इक्वल F। तो इसका मतलब बच्चों ध्यान से आप देखिए कि अगर अपने पास दो ऑब्जेक्ट हो 1-1 kg के और कितने डिस्टेंस पे 1 मीटर पे, तो जितना उनके बीच में फोर्स लगेगा ना बच्चों, क्या अगर अपने पास दो ऑब्जेक्ट हो 1-1 kg के और 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो, तो जितना उनके बीच में फोर्स लगने वाला वही क्या होगा कैपिटल G के वैल्यू के बराबर आएगा। तो इसी को कैवेंडिश ने क्या करा था, कैलकुलेट करा था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके, और फिर उन्होंने बताया कि
कैपिटल जी का बच्चों जो वैल्यू है वो क्या है आपका 0.67 इंटू 10 पावर माइनस का 11। और बच्चों यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल बच्चों ये है ना, यहाँ पे ये मैंने बोला कि ये यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए है बच्चों, ठीक है। चाहे आप यहाँ अर्थ पे बात कर लो, चाहे मून पे बात कर लो, मार्स पे बात कर लो, इवन आप दूसरे गैलेक्सी में जाके आप यही फॉर्मूले के साथ उनके बीच में जो है बच्चों कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हो दो ऑब्जेक्ट के, है ना। एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सभी भी किसके वजह से ही आ जाएगा बच्चों, इसी फॉर्मूले की वजह से, ठीक है। और कैपिटल जी की वैल्यू भी बच्चों पूरे यूनिवर्स में क्या होता है, सेम होता है हर एक प्लेनेट के लिए। इसीलिए ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोला जाता है, यूनिवर्सल इसीलिए, ठीक है। अब अपन देखने वाले बच्चों की ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, क्या क्या स्पेशलिटी है इनके बारे में। तो सबसे पहले बच्चों कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए, है ना, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है ना, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब, ठीक है ना, कि हमेशा अगर आप ऐसे कई बार जैसे कई अभी रिसर्च में नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट आया, इसीलिए अपना रियल वर्ड जोड़े हैं, ठीक है। तो अपन उसको नहीं, अपन क्या देख रहे हैं कि अगर आपके पास रियली दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल है, इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द इंटरेक्टिंग बॉडी। तो मैंने बताया बच्चों यहाँ पे आपको कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है M1 और M2 के बीच में, ठीक है, वो क्या है बच्चों, हमेशा इसी मींस इनके जो सेंटर है उनके बीच में सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी के अलोंग लगेगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इधर काम कर जाए या इधर लग जाए या इधर लग जाए, है ना, ऐसे नहीं, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोलो कि इस तरफ से ऐसे अट्रैक्ट कर जाए, नहीं, इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो इसके सेंटर से इसके सेंटर से ज्वाइन करते हुए लाइन के अलोंग ही लगेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन का तीसरा पॉइंट है क्या, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम। मतलब बच्चों यहाँ पे जो आपका होने वाला है ये क्या करेगा, M2 को इधर खींचेगा और M2 क्या करेगा, M1 को उधर खींचेगा, और ये दोनों फोर्सेज क्या है बच्चों, बराबर है। हाँ, ये इसका कैंसिल मत कर देना, ठीक है। अभी अपन देखेंगे इसको। तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला बच्चों कि ये क्या है, सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइन करता है उसी के अलोंग लगता है। तीसरा पॉइंट बच्चों जो है बच्चों, ये जो इनके बीच का मीडियम होता है बच्चों, क्या इनके बीच जो मीडियम है, मतलब अगर मान ले अपन ऐसे कि ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट एयर में रखे थे, जितना फोर्स लग रहा था, अगर मैं इसको उठा के वाटर में रख दूं या केरोसिन ऑयल के अंदर रख दूं या किसी और लिक्विड के अंदर रख दूं, या इनके बीच में एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दूं ऐसे, ठीक है, तो क्या इनके बीच का जो फोर्स है वो बदल जाने वाला है? नहीं। पहले इनके बीच में जितना फोर्स लग रहा था बच्चों, दीवार जब नहीं था, दीवार आने के बाद भी इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वही रहने वाला है। इसके बीच में जो मीडियम है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चौथा बोल रहा है बच्चों कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। वही बोला बच्चों फिर से कि अब क्या ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में मान लो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स F लग रहा है ना, मैं मान लो एक यहाँ पे आके तीसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, चलो तीसरा एक M3 रख दिया, तो इनके बीच में अभी भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा जितना F लग रहा था, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि मतलब M3 आया तो ये वाला फोर्स घट बढ़ जाएगा, नहीं। हाँ, ये होगा बच्चों कि M3 क्या कर रहे होंगे, इनके बीच में भी फोर्स लग रहे होंगे, M2 M3 के बीच में और M1 M3 के बीच में भी फोर्स लग रहे होंगे, लेकिन इसके वजह से इस फोर्स पे फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। ऐसे मैं बोल लो कि पैनल और मेरे बीच में जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो लग रहा है। अब कैमरा यहाँ पे रहे चाहे न रहे, कैमरा नहीं है तब भी जितना मेरे और पैनल के बीच में फोर्स लग रहा है, कैमरा नहीं रहेगा तो भी पैनल और मेरे बीच का जो फोर्स है वही रहने वाला है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा पॉइंट है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड इट इज वीकेस्ट। तो बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों
किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। ये क्या है, वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट जब पास पास हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लग ही रहा है। मैं इसको उठा के यूनिवर्स के दूसरे दूसरे कोने पे रख दूं, एक को इस कोने पे एक को उस कोने पे, तो भी इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, बशर्ते बच्चों उस टाइम पे जो फोर्स है वो बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब जितने ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स बहुत कम हो जाएगा, लेकिन लग रहा होगा। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं बच्चों कि जितने स्टार आप देख रहे हो वो सभी स्टार एक दूसरे के ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा ही रहे होंगे। हाँ, जो पास वाला स्टार होगा वो उसके ऊपर अपने पास वाले स्टार के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा, और जो बहुत दूर स्टार होगा तो वो इसके ऊपर बहुत कम फोर्स लगाएगा, बट लगाएगा जरूर। ठीक है, अपन अभी 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं बच्चों, उनमें से सबसे वीकेस्ट आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो सभी क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है बच्चों की ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बच्चों वो कंजर्वेटिव होता है। बच्चों इस वर्ड का मतलब आपको अभी बाद में समझ में आएगा जब वर्क एनर्जी पावर आप चैप्टर पढ़ोगे तब, है ना। तो इस सिंपल सा एक मैं बोल दे रहा हूँ स्टेटमेंट, बाकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों ना, इसके द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा, ठीक है, या इसके द्वारा वर्क डन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस किस रास्ते से जा रहा है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, बस उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो हर बार सेम ही आने वाला है, चाहे वो जिस पाथ से जाए। ठीक है, बाकी बच्चों यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर एंड फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या बोला मैंने कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों वो क्या करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं और थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, या फिर आप वैलिडेट करते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। क्या कि मैं बोला ये कि मान लेते हैं कि दो फोर्स हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं बच्चों, M1 और M2। ठीक है, तो अगर अपन ये बोले कि M1 जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके हिसाब से बोले तो ये क्या कहेगा, M2 जो है M1 को अट्रैक्ट कर रहा है। एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं बच्चों, काफी सिंपल, कि अपन सिंपल बोले कि ये जो आपका क्या था, अर्थ था, और जो है बच्चों न्यूटन का जो एप्पल गिरा था, है ना, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से ये बोल रहा है थ्योरी, इन दोनों के बीच इसका एप्पल का भी कुछ मास होगा और मास ऑफ अर्थ भी है, और ये दोनों क्या है बच्चों, इसके अर्थ के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, RE। ठीक है, या आप स्मॉल r ले सकते हो। तो इसके और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस r है। तो अपन कैलकुलेट करेंगे फोर्स बच्चों, तो क्या बोलेंगे, G me m अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बच्चों फोर्स की वैल्यू होने वाले। ठीक है, तो ये बोला बच्चों कि अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि बच्चों ये एप्पल क्यों गिरा, तो न्यूटन ने बताया क्यों, क्योंकि अर्थ ने क्या किया, एप्पल को पुल किया। लेकिन थर्ड लॉ क्या बोल रहा है कि अगर जो है अर्थ ने एप्पल को खींचा, तो थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, एप्पल ने भी तो अर्थ को खींचे होंगे। ठीक है, क्या जितने फोर्स के साथ अर्थ ने एप्पल को नीचे खींचा, उतने ही फोर्स के साथ एप्पल क्या करेगा, अर्थ को ऊपर खींचेगा। ठीक है, यही क्या बोला जाता है बच्चों, थर्ड लॉ। ठीक है, और ये थर्ड लॉ फॉलो करते हैं। तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि बच्चों जितने फोर्स से एप्पल जो है अर्थ को खींच रहा है, अर्थ भी उतने फोर्स से एप्पल को खींच रहा है, तो ये दोनों क्या है, मींस आपका ऐसे बोले तो सेम फोर्स से खींच रहे हैं, लेकिन जो एप्पल है वही नीचे क्यों गिर रहा है, अर्थ क्यों ऊपर नहीं चला गया, जबकि दोनों तो फोर्स बराबर लगा रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बच्चों आप आई होप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, बाकी मैं इसका आंसर अलग से बता दूंगा आपको बच्चों। ठीक है, बाकी बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड जो है आपके एक्सपेरिमेंटल या रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया बच्चों कि जितने भी प्लैनेट हैं सन के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, किसके वजह से, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्वेश्चन वहीं से राइज हुआ था बच्चों, उसी फोर्स को खोजते खोजते ही ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज हुआ था, है ना, कि वो कौन सा फोर्स है जो सभी प्लैनेट को घुमा रहा है सन के अराउंड। इसी क्वेश्चन का आंसर निकाले थे न्यूटन ने। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो है बच्चों फिर इवन आप देखो बच्चों ऐसे बोल सकते हैं कि
जो प्लेनेट है तो वो तो सही है, बाकी जिस हर प्लेनेट के पास खुद का सैटेलाइट भी तो होता है, जैसे मून अपना है, तो मून को भी तो मून और अर्थ के बीच में भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मून के पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है, तो इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो क्या सर मून और मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मून भी क्या गिर रहा है क्या अर्थ के तरफ, है ना। ये न्यूटन ने पूछा था कि जैसे एप्पल तो क्या कर रहा है, नीचे गिरा, अपने को दिखा, लेकिन क्या मून भी अर्थ के तरफ नीचे गिर रहा है? इसका भी आंसर आप बताओगे बच्चों मुझे, ठीक है। बाकी जितने टाइड्स होते हैं बच्चों, है ना, ये भी किसके वजह से है बच्चों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड मून। क्या अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों, उसी के वजह से टाइड्स फॉर्म होते हैं ओशियन में, है ना। बाकी बच्चों अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है बच्चों, किसके वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। अपन अभी देखेंगे बच्चों कि मून के पास एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, है ना। तो वहां पे आप देखोगे मून के बीच में, इस मून के वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे वहां पे हम देखेंगे वो कम आता है, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून के कंपेयर में ज्यादा है। तो ये जो आपका एटमॉस्फेयर अर्थ के पास रुका हुआ है, तो वो इसी वजह से, है ना, कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। नहीं तो क्या होते, ये सभी गैस जो है धीरे धीरे उड़ते उड़ते, इनके पास इतनी एनर्जी रहती है, घूमते 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 इनके पार्टिकल स्पेस में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये उनको क्या करा है, रोका हुआ है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा और आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करोगे, ठीक है बच्चों। इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा मिलेगा बच्चों आपको जल्दी ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।